मेरे को है 22 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। सपोज करिए मैं जस्ट बिगनर लेवल पे हूँ, मेरे को नहीं आता इन्वेस्टमेंट, बट आई हैव मनी एंड मैं भी चाहता हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके मैं कुछ पैसा बना पाऊँ मार्केट से। कौन सा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? गोल्ड या सिल्वर या रियल एस्टेट या कुछ और, बिटकॉइन? आपके हिसाब से क्या लगता है? सो आदमी क्या देख रहे हैं? EMI देख रहे हैं, फिर ले रहे हैं। यू आर डिस्काउंटिंग योर फ्यूचर। मैंने सुना है इंट्राडे कोई ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे कुछ ऐसा विजन नहीं दे, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो लॉस होता है। वो क्या है? लाइक तुरंत पैसा कमाना है मेरे को, तो ये थॉट सही है? अब बोल रहे हैं 10,000 में क्या बचता? अगर आदमी 10,000 में 1,000 रुपये नहीं बचता, 1 लाख में 10,000 भी सेव नहीं कर सकते। अब सपोज करो एक ऐसा इंसान है जो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप है उसमें फंस चुका है, सो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं तरुण शर्मा, स्वागत है आपका PNP पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में कि पैसे काम कैसे करता है, कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना। अगर आप भी परेशान हैं कि पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सब खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता, अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान है कि मेरे को भी अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ, कौन सा बेस्ट स्टॉक लूँ, कहाँ पे पैसा को लगाऊँ, अपने रियल एस्टेट में लगाऊँ या ब्लॉकचेन में लगाऊँ या बिटकॉइन में लगाऊँ या कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। एक बुक है, इसका नाम है रूपी टू रिच, लिखी है गणेश अतुल्य सर ने, और इसमें अच्छे से समझाया उन्होंने कि कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। गणेश सर के बारे में अगर बात करूँ तो 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, समझा चुके हैं कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी जगह पे विदाउट टेकिंग रिस्क। और लगभग 22 सालों का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, लगातार काम कर रहे हैं। कई सारे उनको अवार्ड मिले हैं, स्टार गोल्डन अवार्ड 2023 का, दूसरा अवार्ड है एक्सीलेंस अवार्ड 2025। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अपग्रेड एब्रॉड जैसी कंपनी में भी बेस्ट ट्रेनर का खिताब पा चुके हैं। तो इतना सारा एक्सपीरियंस अगर है तो समझते हैं, सबको देखते हैं, बात करते हैं। हेलो सर। नमस्कार जी। तो आपकी बुक है रूपी टू रिच नाम से, आपने ये बुक लिखने का कब सोचा था? इसलिए सोचा है, रीजन कर। सो सी नाउअडेज इन्वेस्टमेंट इज वेरी हॉट टॉपिक। हर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट कैसे करना? तो दिस बुक इज बेसिकली पर्सनल फाइनेंस गाइडेंस। सो अपनी इनकम आता है, वो इनकम से लेके इन्वेस्टमेंट तक कैसे जाना है, ये सारे इसमें बुक में कवर किया है। सो दैट कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या गलती कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मतलब एक रीडर इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस्ड पर्सन। व्हाइल यू आर रीडिंग द बुक, तो आपको ऐसा लगेगा मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ। तो वैसे उसका थोड़ा बताइए आपकी लाइफ के बारे में, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपका करियर कैसे कैसे रहा हो, कैसे आपने अब क्या कर रहे हो, कितने लोगों को? मेरे को है 22 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में 22 साल। जी। मतलब मैं पढ़ते हुए मार्केट में आया, तो इतना भी मालूम नहीं, मार्केट में घुस गया। तो घुस गया तो कंटिन्यू किया। इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू होता है, तो आदमी किधर मिस्टेक करने का चांसेस होता है, और ग्रीड कैसा चलता है, और फोमो कैसा चलता है, ऐसा ही थोड़ा देखा है 22 ईयर्स में। सो जितने अभी तक हुआ है, नाउ आई एम डूइंग फाइनेंशियल एडवाइजरी। सो पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी होता है, सो उसको कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजरी का मतलब क्या होता है सर? देखो सर, कि आदमी बहुत कुछ सुनता है, वी हैव बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट क्लासेस है। रियल एस्टेट होता है, सोना का होता है, आजकल सिल्वर का मोड बन गया लोगों को ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। क्रिप्टो होता है, तो इक्विटी होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, इतना सारी फाइनेंशियल एसेट क्लासेस है। बट एवरी एसेट क्लासेस विल नॉट सूट टू एवरीबॉडी। ओके, अपना अपना हिसाब से वो करना पड़ता है। सो हर पर्सन का, हर बंदे का इनकम लेवल अलग होता है, हर बंदे का रिस्क लेवल अलग होता है, हर बंदे का गोल अलग होता है। सो उसको हम समझ के उसको कौन सा सूट होता है करके गाइड करना है। आजकल क्या होता है, अगर माने आपके पास 1 लाख है, 1 लाख पूरा सीधा आके मार्केट में डाल देते लोग। उसका पहले उस इमरजेंसी फंड है ही नहीं,
उसको भी आइडिया नहीं रहता। कुछ सुना मार्केट अच्छा तेजी से चल रहे, तेजी महीने में बहुत लोग आते हैं, तो तेजी से आया डाल दिया, या नहीं तो पूरा लेके आके म्यूचुअल फंड में डालता है, या लेके तो पूरा लेके आके सोना में डालता है। वैसा नहीं, हमारा इनकम के हिसाब से, रिस्क लेवल के हिसाब से हमको गाइड करना पड़ता है, उसको हम सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट को करना पड़ता है। तो उसको पर्सनलाइज करके करना पड़ता है। सो प्रोडक्ट अच्छा ही देता है, पर प्रोडक्ट उसका समय भी लगता है, वो समय आदमी रह सकता नहीं रह सकता इन्वेस्टमेंट में, ये सारी चीज कंसिडर करके करना पड़ता है। सपोज करिए मैं जस्ट बिगनर लेवल पे हूँ, मेरे को नहीं आता इन्वेस्टमेंट, बट आई हैव मनी एंड मैं भी चाहता हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके मैं कुछ पैसा बना पाऊँ मार्केट से, तो उन लोगों के लिए आप क्या ऐसा कुछ प्लान देते हैं क्या? यस, प्लान देते हैं और थोड़ा बहुत उससे इंट्रैक्शन भी करता है, पहले समझता है उसका क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसका गोल क्या है, उसका गोल का पीरियड कितना है, लंबा है, शॉर्ट टर्म है, या नहीं तो उसका रिटर्न। सी हर आदमी का लाइफ में अलग अलग फेजेस होता है। अभी नौकरी आता है, उसके बाद शादी, बच्चों, उसका एजुकेशन है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट आता है। कौन सा फेज में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सो रिस्क कब लेना है। अभी देखो, अभी 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 आप करियर शुरू किया है, यू कैन टेक एन एक्स्ट्रा रिस्क। सो रिस्क फंड में भी हम डाल सकता है, स्मॉल कैप फंड हो, जो भी हो, ओके, बट सेम फंड, सेम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हम रिटायरमेंट करने को नहीं सूट होता है, तो उसका थोड़ा अल्फा कम हुआ तो भी चलेगा, सेफ्टी मोड भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से प्लान करना पड़ता है। सो उसका आपका है, अभी प्लान करना है। इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी, इन्वेस्टमेंट करना ही करना है किसी को भी, वो इन्फ्लेशन तो बीट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अभी अच्छी चीजें इंडिया में ये अवेयरनेस कोविड के बाद बहुत लोगों का आ गया, अभी इन्वेस्टमेंट चल रहा है 67%, तो रिटर्न तो मिलना है एटलीस्ट 13-14% तो मिलना है, तभी आदमी तो पास बन जाता है। तो इन्वेस्टमेंट तो मैंडेटरी है। कौन सा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड या सिल्वर या रियल एस्टेट या कुछ और बिटकॉइन, आपके हिसाब से क्या लगता है? अभी मार्केट हम ऐसा इन्वेस्टमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते सच। सही, ये कंपेयर करना सही नहीं। ओके, आपका पास एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल जाता है। आपको कार पास बनना है, आप अभी अभी शुरू किया करियर, मैंने 30,000 40,000 से करियर शुरू किया, यू कैन नॉट टेक रिस्क, राइट? तो कार पास बनाने में समय लगता है, एक इमरजेंसी फंड बनाना है, वो बहुत मजबूरी है आपकी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में लंबा समय करना है, तो ऐसा नहीं आज अभी तेजी से सोना चल रहा है, सोना पर पीछे पड़ो। ओके, एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन साइकिल। अभी सोना का एक साइकिल होता है, मार्केट का भी एक साइकिल होता है, बुल फेज होता है, बेयर फेज होता है, इकोनॉमिक साइकिल चलता रहता है। तो इसका सारी कंसिडर करके हम डालना है, बट ऐसा नहीं ये एसेट क्लास अच्छा देता, एक पीरियड है, एक पीरियड में अब देखो तो सोना 7-8-9 साल भी रिटर्न नहीं दिया, एक समय है मार्केट भी रिटर्न नहीं दिया। सो हम कंपेयर नहीं कर सकते, करंट एसेट क्लासेस में हम उसको डिवाइड करना पड़ता है। सो आदमी का क्या सूट होता है वो देना पड़ता है, वो गाइड करना पड़ता है। एज पर योर एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट का, लाइक मैं जस्ट एक नॉर्मल आदमी हूँ, जस्ट एक जॉब करता हूँ एंड मैं 30 से 40 हजार रुपये कमा रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मेरे पास कोई सेविंग फंड से ऐसा इकट्ठा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट मैं कमाता हूँ, खर्च हो जाता है। तो उस कंडीशन में कैसे मैनेज करें कि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर पाऊँ और कितना इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि मेरा भी कुछ कॉर्पस बन पाए या मैं आगे जाके कुछ और ग्रो कर पाऊँ? देखो, एक तो आपको तो हैबिट बनाना ही पड़ेगा सेविंग का, पहले इन्वेस्टमेंट करना है तो सेविंग तो करना ही है, वो तो आदत तो करना ही पड़ेगा, तो बिना सेविंग का तो कुछ नहीं कर सकता। एक आप सेविंग करना स्टार्ट किया, देन स्लोली यू टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट। तो अभी देखो मार्केट में आप हिस्ट्री देखा तो, इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री देखा तो, 30 साल की हिस्ट्री देखा तो, निफ्टी तो दिया है तेरा 14% रिटर्न तो दिया, लास्ट 30 ईयर्स को देखा तो, इवन आप फंड्स को भी देखा तो लंबा समय में वो दिया है 15%, 16-17% भी दिए, 15% पकड़ो लॉन्ग रन, और 15,000 एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर आदमी को मानता है, जानता है, 15,000 15 महीने 15% निकाला था 1 करोड़ का कारपस है, सिंपल कैलकुलेशन। उसका हिसाब से आप करना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप कितना करना है, आपका गोल कितना है, 1 करोड़ कारपस, 1 करोड़ चाहिए तो 15 साल समय तो देना है, और आप मजबूरी में एक डिसिप्लिन से जाना है। 15,000 रुपए
15% मिला तो 15 साल गया तो वो 1 करोड़ का आपस मिलता है। देन उसका बाद आपको कुछ करने का मौका मिलता है। एक लमसम अमाउंट आपके पास है, आप उसका कुछ अलग तरीके से प्लान कर सकते हैं। आपके पास कार पर्सनल में रिस्क तो नहीं ले सकते। अब तो पहले सेविंग का आदत बनाना ही बनाना है, तभी आपको कार पर्सनल। और ये मैंने सुना है इंट्राडे कोई ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे कुछ ऐसा विद इन ए डे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होता है, तो लॉस होता है। वो क्या है, लाइक तुरंत पैसा कमाना है मेरे को, तो ये थॉट सही है या इसका कोई है, कोई शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा शॉर्टकट? अभी देखो सर, आप एक गाड़ी लिया, एक कार लिया, फिर आप सोचते हैं 160 स्पीड में जाना है, आपका सेफ्टी कितना है उसका गाड़ी में वो भी देखते हैं। तुरंत तो पैसा मिलता मार्केट, बट उसका कितना स्किल चाहिए, तो स्किल भी चाहिए ना, उतना भी रिस्क भी रहता है। आप ले सकते हैं नहीं ले सकते, आपका इतना स्किल सेट है कि नहीं, ये सारी आता है। तो 3-4 चीज सीख के यू कैन नॉट प्ले इन ट्रेडिंग, बट इज हाईली रिस्क गेम। सक्सेस रेट भी हम देख रहे हैं ना, सेबी भी बोल रहे हैं 10% से सक्सेस रेट नहीं बोलते, 10% से सक्सेस रेट भी नहीं बोलते। तो उसमें बिना मतलब रिटर्न्स देख के नहीं घुस, समझो रिस्क भी क्या होता है। अगर आप कर सकते हो नहीं कर सकते, वो सारे चेक कर पहले सीखो। सीखना जरूरी है। सीखने के बाद देयर इज 2 थिंग्स इन स्टॉक मार्केट, एक तो सीखने का, दूसरा है साइकोलॉजी का। अब सीखा तो ठीक है, आपका साइकोलॉजी सूट होता नहीं होता ये भी देखते हैं, तभी हम उसमें जा रहे हैं। ट्रेडिंग तो नहीं है। सबसे पहले आप सिंपल अपना सेविंग करो, अगर एक नॉर्मल इंसान है सेविंग करो, एंड देन आप बोल रहे हैं SIP या म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर वेट करो कॉस्ट करने का, and then you can start investing on all the things. अदर एसेट क्लासेस में आप कह सकते हो भाई देखो, दिस इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस फॉलो होना है। अभी छोटा लेवल से कारपस करना शुरू किया 20 साल का, ये प्रोसेस तो जाना ही पड़ेगा। आप इधर थोड़ा देर इन्वेस्ट करो, ये निकाल के दूसरा में करो, वो भी निकाल के तीसरा में करो, ये सारी कुछ नहीं बनते। जैसे रहता वो ट्रेडमिल में वॉकिंग किया, इधर भी नहीं जाता, उधर ही रहता, बस ही निकलता। सबसे ज्यादा रिटर्न का क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप कोई भी आप रियल एस्टेट जाओ, सोना में गए तो 10% से ज्यादा नहीं। एफडी में FD आल्सो एन इन्वेस्टमेंट 6-7% होता है। तो NPS में गया, लॉन्ग रन में वो भी 10% का चांसेस है। तो रियल एस्टेट देखो, वो भी 5 साल का डबल ही होता है। 5 साल में तो टाइम लेता है। आदमी वो डेली नहीं देखता है ना, रोज का ओपन करके नहीं देखता, जैसे मार्केट जैसा ट्रेंड्स नहीं दिख रहे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट 18% दिया है, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। साल में 18% दिया है, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर 18% आ रहा है तो इट्स गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मेरे पास एक ऑफर है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको महीने का 8-10% मिलेगा। तो चांसेस भी इतना ही है, कैपिटल भी निकल जाएगा। इज इट पॉसिबल? मार्केट में देखो, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अब देखो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ, ट्रेडिंग में अब एक्सपायरी का डेट देखो, एक्सपायरी का समय फ्यूचर एनालिसिस में क्या होता है। वो एक ऑप्शन लिया, कॉल या पुट लिया, ओके, 50 रुपए में लिया, वो 1 घंटा में 100 भी होता, क्लोजिंग का समय 200 भी होता, 4 गुना भी पड़ता है। बट उसका आप कैसा कैप्चर करेगा, कैसा आपको पकड़ेगा, कैसा आपको मार्केट को गेस करेगा, ये सारी इतना इजी नहीं। जितना लोग लुक्रेटिव रहा है रिटर्न, उतना इजी नहीं। सो आने का चांसेस है, बट जाना का भी आने का चांसेस 10 है, तो जाने का 90% है। ये से भी बोल रहे हैं, नहीं बोल। तो सर ये फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है ये कैसे काम करता है? मेरे पास ऑफर आया था कि 8 से 10% महीने का मिलेगा, तो मैंने तो फिर वहां पे मना ही कर दिया, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्टेड नहीं लगा। मेरे को लगा कि बहुत रिस्की रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, ये फॉरेक्स का ट्रेडिंग इंडिया में जो भी आपका ऑफर मिलता है, ये सारी बाहर से करता है। जनरली दुबई बेस्ड से होता है, क्योंकि इंडिया में क्योंकि ये मनी एक्सचेंज होता है, ये मनी एक्सचेंज का लिमिट है, तो उससे ज्यादा
किया तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है एंड सेबी स्ट्रिक्टली इसको मना कर दिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता यहाँ पे allow अलाउ। सो ये लोग क्या करते हैं, बाहर से करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज से करते दुबई से। हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी ऐप होता है। ओके, उसमें से बहुत सारे स्कैम्स है आज के दिन में। आप जो ऐप यूज करते हैं उसका सैनिटी नहीं रहता, अब उसको उसमें ऐप में दिखता है प्रॉफिट बट विथड्रॉ नहीं होता। विथड्रॉ के लिए अभी बहुत सारे स्कैम्स है। अभी लास्ट ईयर हम देखा तो 22,000 बहुत फिनटेक में फाइनेंशियल स्कैम्स हुआ, उसमें में कितना रिकवर हुआ। उसमें एप्स का भी है, उसका अलग अलग कैटेगरी से स्कैम्स है। उसमें क्या होता है, ऐप में आपको ट्रेडिंग दिखता है, आपका पैसा दिखता है। जब आप पे आउट करने का, विथड्रॉल करने का पूछा तो एक काला था आपका, माने आपके पास 10 लाख विथड्रॉ करना, तो मानता था आप ये टैक्स भरना है, टैक्स के लिए 1 लाख भेजो। अब तो मजबूरी है, 1 लाख भेजेगा, फिर उसके बाद बोलता है सब और 2 लाख भेजने हैं। ये सब बेचते 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 उसको पैसा भी नहीं आता है, तो एक स्कैम है। ओके, ये क्रिप्टो में भी होता है सेम। सो जो प्लेटफॉर्म है जो आप कर रहे हैं अभी वो रेगुलेटरी नहीं, इक्विटी में कुछ प्रॉब्लम आया, यू हैव रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी है, NSE एक्सचेंजेस है, यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन and they will give some information and you can have surveillance also, compliance। आप कंप्लेंट भी कर सकता है, वो लोग रिप्लाई भी देते हैं। बट उसमें क्या है, फॉरेक्स में किसके पास जाता है, आप जो कर रहे हो वो रेगुलेटरी नहीं, तो किसका पास जाता, कुछ प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं वहाँ पे, तो उसमें क्या है, किसका पास जाता है। ये 6%, 7%, ये पॉसिबल ही नहीं सर, मतलब पॉसिबल है बट इतना लार्ज लेवल में पॉसिबल। हाँ, उन्होंने बोला कि पैसा लगाओ एंड देन यू हैव टू जस्ट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप पैसा लगाओगे, आपको 8-10% महीने का मिलेगा। हाँ, वो क्या करते हैं, वो एक अल्गो टाइप ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, अल्गो टाइप ट्रेडिंग करते हैं। अल्गो मतलब क्या है, एक स्ट्रेटेजी, भी उनका स्ट्रेटेजी है, उसको ऑटोमेट करते हैं। वो अपना आप ऐप देगा तो ट्रेड चलता रहता है, उसका पोजीशन आपको दिखता है, डॉलर का, यूरो का एक पोजीशन वो लेता है और गोल्ड का पोजीशन लेता है, सब कुछ दिखता है। बट उसमें वो आपका क्या है क्या नहीं, वी डोंट, वो रियल में ले रहे हैं, असल में वो ट्रेड ले रहे हैं या दिख रहा है। तो पेमेंट किया तो आता नहीं आता, क्योंकि पेमेंट का रिक्वेस्ट अभी देखो, अभी हमारा क्या है, T+1 सेटलमेंट आता है। अभी इक्विटी में आज भेजा तो कल पेमेंट आ जाता है, बट उसका क्या है पेमेंट का डोंट नो। वहाँ पे कंडीशन था कि 6 महीने तक तो आप, वो आपका डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आता। नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, यूजुअली जो भी ये काम करते हैं ना, हमारा पैसा एक कंपनी अकाउंट में जाता है, वो डॉलर्स में कन्वर्ट होता है, वो फिर डॉलर्स हमारे अकाउंट को आता है। ऐसा होता है, स्ट्राइट हमारा डायरेक्ट पेमेंट नहीं आता है, स्ट्राइट नहीं होता। सो अगर उनका अकाउंट में गया भेजने के बाद, अगर वो आपको नहीं दिया, उसको पूछता हूँ, कोई रेगुलेशन है ही नहीं, उसी स्कैम होने का चांसेस है। अभी अभी हैदराबाद में भी हुआ है, अलग अलग जगहों से हम सुन रहे हैं। आपके साथ कभी स्कैम हो? नहीं, बिकॉज वी डोंट गो इन सच टाइप ऑफ ट्रेड्स। कभी ऐसा आपके पास ऑफर तो आए होंगे कि ये लोग फाइनेंशियल फील्ड में तो अलग अलग लोग मिलता है, बोलता है, सब कुछ रहता है। हाँ, हमको भी विजडम होना चाहिए, किसमें हमें इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है। निवेश करने का समय एक बार हमें देखना है। क्विक मनी स्कैम बहुत ज्यादा होता है, तो कैसे बचे, कैसे पता करें ये क्विक मनी स्कैम या दिस इज नॉट लीगल? देखो, कोई भी स्कैम का पहले एक इंटेंशन होता है, वो है ग्रीड। अब देखो 6% बोले तो आप सोचना बंद कर देता, मैं बोला 1.5% देता, आप बहुत कुछ डिस्कशन चलाता है, इतना कम है वो है, मैं बोला 10% देता हूँ, आपका सोच ही बंद है, आपको सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं, आदमी उसी फंस जाता। क्विक मनी मीन्स अगर सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो ग्रीड होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, एक साथ मिलेगा, बिना कुछ किए मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये इसमें कैसा होता है, देखो आदमी पहले शुरू होता है 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपके पास कैपेसिटी है बट 1 लाख इन्वेस्ट किया, अब 4 महीने आ गए, आपका महीने 10,000 आया, आपका उसके बाद क्या करता है, और 5 लाख डालता, वो भी 4 महीने मिले, उसके बाद क्या करता है 50 लाख डालता। तो ये स्कैम्स में ही, तो सबसे पहले तो हमको ऐसे जो लुभावने स्कैम्स है या यूट्यूब पे ट्रेडिंग सिखा रहे हैं कि हम आपको ट्रेडिंग सिखा देंगे, आपको पैसा डबल कर देंगे, नहीं सिखाना अलग है, डबल करना अलग है। सिखाना तो सब्जेक्ट है,
ओके, सब्जेक्ट तो कोई भी सिखा सब, किताब पढ़ो या यूट्यूब में देखो। नहीं, मेरे कोर्स खरीद लोगे तो मैं जो आपको, मैंने कुछ ऐसा शॉर्टकट निकाला है कि आप मेरे हिसाब से करोगे तो आपका डबल हो जाएगा। नहीं, ये मैं बता रही। कोर्स देखो, इसमें बहुत सारी रहता है। ओके, कोर्स बोले तो बेसिक स्किल बता सकते हैं, टेक्निकल चीज बता सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजीज भी बता सकते हैं, बट करना अलग रहता है ना। बुक, मेरा बुक मेरे को भी मालूम होता, तो मेरा साइकोलॉजी क्या है मेरे को भी मालूम होता। सो यूट्यूब में सिखा सकता, नॉलेज दे कैन प्रोवाइड, बट उसी नॉलेज हम कर सकते नहीं कर सकते, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक केस सामने आया था कि एक यूट्यूबर है और उन्होंने बहुत सारा नॉलेज कि मेरा कोर्स खरीदो तो ऐसे ऐसे आप अमीर हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, और वो दिखाते थे कि मेरा इतना बड़ा मैंने प्रॉफिट कमाया, बट वो कोर्सेज का प्रॉफिट था ना कि उनके जो इन्वेस्टमेंट थी। वही आपसे आजकल वही है ना। से अभी रियलिटी चेक किधर हो रही, वो लोग बोलता मैं 10 लाख इन्वेस्ट किया 1 करोड़ बना लिया, तो उसमें क्या है, अकाउंट है, उसका अकाउंट कौन चेक करता? आजकल फैक्ट चेक पे आ रहे, कुछ यूट्यूबर से आगे एक कदम आगे बढ़ के उसको चेक करके उसका डेटा निकाल रहे, बट फिर भी कोशिश से ही कमा। आपकी जो बुक है Quick to Rich, इसको इसमें क्या क्या चीजें आपने कवर की हैं कि मैं इसको पढ़ूंगा तो मेरे को क्या क्या नॉलेज मिलेगी? देखो, हमेशा जो भी इनकम आता है, पैसा आता है, पैसे को करना क्या है, तो हम खर्चे के लिए सेविंग हैबिट एक बनाना है, और क्रेडिट कार्ड यूसेज का ट्रैप क्या होता है, और कब हम किस समय में हम घर लेना है, रेंट का रहना है, खुद का लेना है, ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके के होते हैं, फंड्स में क्या क्या फंड्स इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज बुक में हम कवर किया है। 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल साइकोलॉजी ऑफ द मनी हम कवर किया। यानी कि आपको, अगर आपकी बुक को मैं पढ़ूंगा तो अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता इन सब चीजों के बारे में, इन्वेस्टमेंट का कैसे करना है, क्योंकि डालना है कि मेरे को SIP करना है, कि मेरे को म्यूचुअल फंड करना है, कि रियल एस्टेट में लगाना है, तो मेरे को वहां से जस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे को करना क्या है। राइट, यही आपका मकसद है इस बुक का। अभी देखो, कोई भी चीज आप सजेशन लेना है किसी से, पहले तो बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, एक्सपर्ट से पूछते हैं ना, मैं ये करना चाह रहे हैं, कर सकता नहीं कर सकता, एक है। दूसरा, जब आप गलत किया, राइट काम सही करने के लिए भी पूछता है, दोनों के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो अभी आप नया है, अभी जॉब शुरू किया है, क्या नहीं तो कुछ गलत करे। अब देखो, कुछ लोग ऐसा रहता है 1 लाख 2 लाख महीने कमाता, पर बचता नहीं पैसा, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम, लीकेज हो रही, कहने के लीकेज तो हो रहे हैं। सो उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे? सो होल थिंग इज, बुक में 2 चीज इम्पोर्टेंट है, एक तो डेबिट रिस्ट्रक्चर करना है, दूसरा है सही तरीके से निवेश करना। बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे को एक बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है और सेविंग कैसे करना। सो मेरा पैसा को मैं कैसे मैनेज करूँ, हाउ टू मैनेज माई मनी, सिंपल। अच्छा, आपके 22 साल के करियर में इस फील्ड में आप लगातार काम कर रहे हैं, आपको सबसे अजीब केस कैसा लगा? किसी को आपने सामने देखा कि ये गलत कर रहा है, बट आपकी उन्होंने सुनी नहीं, तो ऐसा अजीब इंसिडेंट आपके साथ हुआ कभी? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डेबिट का मैनेज नहीं कर पाता, मतलब हर चीज अच्छा ही दिखता रिटर्न्स, तो उसके लिए हमारा पास ताकत है नहीं करने की, ये नहीं सोचता, बिना सोच के चले जाता है। ओके, अब वो डेबिट बढ़ जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट भी रुक नहीं पाता सही तरीके से, डेबिट भी संभाल नहीं पाता, वो आदमी है ना, वो इम्बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस किया तो थोड़ा ठीक कर सकते हैं, सब कुछ ठीक होता है। अब देखो, कोई भी देखो, अभी आदमी का सैलरी मैंने 1 लाख आ रहे, उसका कच्चे 1,10,000 रखता है, तो 10,000 किधर से लेके आता? एक क्रेडिट कार्ड से लेके आता। एक क्रेडिट कार्ड को 4 महीने के बाद क्या होता है, 50,000 40-50,000 होता है, फिर उसको मिनिमम बैलेंस शुरू करता, फिर स्टार्ट हो गया उसका, फिर वो साइकिल डिस्टर्ब होता रहता। यही होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैनेजमेंट नहीं होता सही तरीके से। मैनेजमेंट अगर गलत भी हुआ, अचानक गलत हो, देखो इमरजेंसीज भी आता है, वो हमारा हाथ में ना रहता, हाँ लिया डेबिट लिया, उसका कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, उधर ही आदमी फेल हो जाता है। तो इसीलिए आदमी क्या होता है, टेंशन में जाता है, भले वो 2 लाख कमाए तब भी उसका हैप्पीनेस नहीं रहता है। हाँ, लोग पैसा कमाते हैं पर खुश नहीं रहते, है ना, परेशानी रहता है बिकॉज ऑफ ये साइकिल का डिस्टर्ब होता है, और डेबिट रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाता, डेबिट को सही तरीके से हैंडल नहीं करते। सी, डेबिट इज नॉट रॉन्ग,
सही तरीके से उसको यूज करना है। अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत डेबिट लेके कर सकते हो, बट आपका रेगुलर लाइफस्टाइल एनहांसमेंट के लिए आप डेबिट गया तो पर्सनल यूज पर्सनल यूज के लिए गया तो कुछ फायदा नहीं। अगर बिजनेस में आप लगा रहे हो हाँ, कुछ प्रॉफिट दिख रहा है आपका हाँ। एटलीस्ट वो जो भी हो, रियल एस्टेट हो या नहीं तो कुछ स्टॉक्स हो, जो भी एक ऑप्शन दिख रहे हैं नियर टर्म 7-8 महीने में थोड़ा प्रॉफिट आने का है या 1 साल में प्रॉफिट आने का चलता है, देखिए हैपनिंग एरिया चलता रहता है, उसमें निवेश भी कर सकता है। हाँ, उसका रहता है 1-1.5 साल में मैं उसको बेच सकता हूँ, उस चीज के लिए ठीक है। पर लाइफ स्टाइल एनहांसमेंट चल रहा है ना आजकल, अभी हर चीज में लाइफ स्टाइल एनहांसमेंट में आ गया है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? लाइफस्टाइल कंपैरिजन है, और दे डोंट नो व्हाई दे आर बाई। अभी एक चीज आप बाई कर रहे हैं, माने एक फोन बाई कर रहे हैं 1 लाख का फोन, क्यों बाई कर रहे हैं 1 लाख का? 1 लाख फोन का फीचर्स क्या होता है? यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस इन गुड वे, रियली आप वो यूज कर सकते हो। आप हम मेहनत का पैसा में डाल रहे हैं, सो ये भी सोच रहे हैं ना वो क्यों, रीजन क्या है, मैं क्यों इतना ले रहे हैं? अभी इट्स नॉट रॉन्ग, पीपल आर बाइंग एक्सपेंसिव कार्स, बट वो रियली ट्रैवलर है। सी एक्सपेंसिव कार में क्या होता है, एक तो सेफ्टी होता है, एक तो कंफर्ट होता है। वो किस लिए चाहिए? जो रेगुलर ट्रैवल करता रहता है उसको चाहिए। पीपल आर बाइंग एंड कीपिंग इट होम, उससे क्या है, बर्डन बढ़ता है। चीजें खरीदने से पहले Depreciation, see, they are the lifestyle. We cannot avoid them. But at the same time, they are the depreciation assets. उसको हम कब एनहांसमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, वो सब हम कैलकुलेट करके करना है। नहीं किया तो लाइफस्टाइल में वो फंस जाता। तो कंपैरिजन एक रीजन हुआ। दूसरा सोशल मीडिया भी आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा योगदान देता है कि वो दिखाना है ना, so दिखाने का चीज मेरे को दिखाना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, दिखाना है। So जेन अल्फा, अभी हम जेन अल्फा बोलते हैं इस जनरेशन, जेन अल्फा जनरेशन में क्या है, छोटा छोटा चीज को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। पुराना जमाना में दे अचीव्ड मेनी थिंग्स, दे नेवर नो टू द पीपल टिल द बिग अचीवमेंट। अभी जेन अल्फा में छोटा छोटा चीज को दिखाना, सेलिब्रेट करना, इसी में पूरा टाइम भी जाता और पैसे भी चले जाते सोशल मीडिया की वजह से। और उसको क्या होता, 2-3 चीज अच्छा चला तो सेलिब्रेट कर लेता, और नेक्स्ट टाइम कुछ फेलियर आया, दिखाने नहीं आगे। अभी वो दिखा लेता, सोसाइटी में दिखाता मैं इतना है बोल के, बट एक फेलियर आया तो मैं हैंडल नहीं कर पाता। सो दिखाने के लिए भी ज्यादा लोग, खासकर अपने लोगों को, अपने आसपास के लोग, अपने कलीग्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स, उनको दिखाने के चक्कर में लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। कभी आपने ऐसा कोई ट्रैप अपने लाइफ में कभी फेस किया, क्रेडिट कार्ड ट्रैप या कुछ भी ऐसा? मैं क्रेडिट कार्ड स्टार्टिंग की लाइफ में नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, मैं क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया 2012 में, यूज नहीं कर। अभी तक मेरे क्रेडिट कार्ड मैं समझ गया 12 में, इसलिए समझा कि क्रेडिट कार्ड हम यूज किया, 50,000 यूज किया उस समय, आई पेड 20,000। Okay. Next cycle I paid 10,000 next month. But they had charged for 30,000 interest. Then again I paid 10,000, 40,000 हुआ. Again they charged for 20,000. अब ये मेरे को समझ में आया, इंटरेस्ट साइकिल इज बिकमिंग वेरी टफ। एक चीज है, सीधा बात है, व्हाई यू नीड क्रेडिट कार्ड? अब ये बताओ मेरे को, आपको क्रेडिट क्यों चाहिए? क्रेडिट कार्ड मीन्स क्रेडिट है, क्रेडिट क्यों चाहिए? क्रेडिट इसलिए चाहिए, 2 लोगों का अक्सर इसका काम आता है। एक तो लो सैलरी पीपल है, मैंने 30-40,000 है, 50,000 पीपल है, कभी इमरजेंसी में फंड चाहिए, रात का फंड चाहिए, मैं सुबह में एडजस्टमेंट करता हूँ, उसके लिए रातों रात कौन पैसा देता? तो मॉर्निंग थोड़ा बहुत मेरे को टाइम मिलता, दिन भर में कुछ अरेंजमेंट करता, उस केस में मेरे को क्रेडिट कार्ड फर्स्ट वन। सेकंड किसको होता है? बिजनेस पीपल को यूज होता। क्यों बिजनेस पीपल को? एक बिजनेस पीपल का एक साइकिल होता है, पेमेंट साइकिल का, 60 डेज हो, 30 डेज हो, उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए उनका चाहिए। बाकी किस लिए हमको क्रेडिट चाहिए? सो डेबिट में रखो, एटलीस्ट 50,000 बैंक अकाउंट में आप सेविंग नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड से क्या करेगा? यू आर हैबिचुएटेड टू क्रेडिट, एवरी डे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, वो तो जाता ही रहता। फिर आप ज्यादा पीपल हो, शुरू से 5,000 शुरू करता, धीरे से 10 होता, 20 होता,
वो 1 लाख पहुंच जाता, उसके बाद 1 लाख कभी एक ही बार नहीं आता, हाँ फिर वो मिनिमम पेमेंट चलता रहता, तो धीरे से 2 लाख होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको खत्म करने के लिए फिर और एक लोन लेता है। हाँ हाँ, और वो ठीक वो हो नहीं पाता है, वो कभी नहीं कई साल उसमें निकल कभी जाते नहीं हैं। होता, या तो कहीं से बड़ा अमाउंट लाओ, कुछ सेव करके, कुछ कोई ऐसा ऐसे ही करता। नहीं तो दूसरा कार्ड इस्तेमाल करता, अभी हाँ। उससे इसको बैलेंस ट्रांसफर करता। ये दोनों हो गया तो तीसरा मैंने आता है। देखा है। ये तीसरा आता है, हाँ, तो ऐसे चक्कर चलता रहता है तीन कार्ड के बीच में, इस कार्ड से उसका फिल कर रहे हैं, इससे उसका कर रहे हैं, करता रहता है, वो चलता ही रहता, तो कभी खत्म नहीं होता। तो और बढ़ गया। अब सपोज करो एक ऐसा इंसान है जो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप है उसमें फंस चुका है, सो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे? सीधा लो इंटरेस्ट को पैसा लेना है, पहले उसको क्लोज करना है बस। लो इंटरेस्ट तो ठीक है, 11-12% मिल गया पर्सनल लोन या जो भी है अदर सोर्सेस से, उसको रिस्ट्रिक्ट करो। पहले ये नहीं होता, पहले उससे हम बच के बाहर आओ। अभी वो 3-3.5 रुपए इंटरेस्ट लेते हैं, सो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पहले पूरा क्लोज ही करना है। अभी मेरे पास नहीं, दूसरा जगह से कुछ अलग रूट से मैं पैसा लेता हूँ, वेर आई विल गेट लेस इंटरेस्ट, पूरा क्लोज करते हैं, उसको भी स्लोली क्लोज करते और ये एडिक्शन हैं। एडिक्शन नहीं है सर, कुछ लोगों के भी नहीं, अभी फिनटेक कंपनीज आ रहे हैं ना, कुछ लोगों का 20%, 22% इंटरेस्ट को पैसा ले रहे हैं। वो 20% कितना पेनफुल होता है उनको मालूम है, पहले पैसा मिलता है, हाँ। EMI देखता है, छोड़ देता है, बट वो सालों साल 4 साल 5 साल चलता ही रहता है, EMI चलता ही रहता है। एक सैलरीड जो पर्सन है, जो नॉर्मल सैलरी उठा रहा है, जो नॉर्मल 40-50-30-35 हजार रुपए है, उसको कितनी महंगी कार लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए? ग्रेजुएट होके जॉब करने गया एंड उसकी 30-35 हजार रुपए सैलरी है, उसको कार कब लेनी चाहिए और कितनी बड़ी कार लेनी चाहिए? पर्पस, अब पर्पस के हिसाब से गाड़ी लेना, और पहले कितना डाउन पेमेंट कर लो, वो इम्पोर्टेंट है। देखो 90% लोन लेना तो वो बेकारी चीज है, 90-95% आजकल मिल ही रहे, बट बहुत भयंकर चीज है, वो सालों साल चलता रहे। पहले 3 साल था, अभी 5 साल, 7 years। अब कार लोन भी ऐसे है, पर्सनल लोन भी ऐसे है, पहले 3 साल ही पर्सनल लोन देता था, उसके बाद 4 साल हो गया, 5 हो गया, अभी 7 years हो गया। सो आदमी क्या देख रहे, EMI देख रहे, फिर ले रहे। उनको लगता है कि छोटी है, बट छोटी कितना साल का है, यू आर डिस्काउंटिंग योर फ्यूचर। आप लोन ले रहे हैं तो मतलब क्या होता है, यू आर डिस्काउंटिंग योर फ्यूचर। बिफोर वो लेने का पहले हमारा पास कुछ इमरजेंसी फंड है क्या, बराबर इंश्योरेंस है क्या, सही तरीके से सारी इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल किया नहीं, सिर्फ छोटा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा काम करता है। पहले वो हैबिट अगर नहीं हुआ, तो सीधा आप लाइफस्टाइल में चला गया, फिर अब तो स्टीयरिंग जैसे हिलता ही रहता। तो यानी कि कार लेने से पहले आप सोचो आपको चाहिए क्यों, और आपके पास इनिशियली देने को कितना है। देखो जी, कार लेना एक बात है, मेंटेनेंस एक है, मेंटेनेंस भी देखना है, साल का इंश्योरेंस होता है, उसका रेगुलर एक्सपेंसेस होता है, डिप्रिसिएशन भी रहता है, सारे भी देखना है। अगर छोटा सैलरी वाला है, सारे भी कैलकुलेट करके जाना है, बिना कैलकुलेशन गए तो अगर ये सिचुएशन है, अब 10 लाख का गाड़ी लिया, आपके पास EMI और मेंटेनेंस के सब नहीं सोचा, 2 साल के बाद लगा मेरे को मैं नहीं कर सकता, 2 साल के बाद कार का वैल्यू कितना रहता है, और डिप्रिसिएशन भी चले जाता, 3 लाख तो चले गए, तो वैसा EMI को तो इंटरेस्ट भी अब भर लिया, वो 1 लाख 1.5 लाख भर लिया होगा एक्स्ट्रा, तो ये पूरा वेस्ट है ना, वो कब कमाएगा। अच्छा, घर एक संपत्ति है, घर एक इन्वेस्टमेंट है, आपके हिसाब से सही है? पहली घर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, पहली घर मजबूरी है। जो भी आदमी, फर्स्ट हाउस इज एन एसेंशियल थिंग, ओके, जीने के लिए। इन्वेस्टमेंट का बात तो अलग है, तो जीना है, रोज घर आना है, घर पे रहना है, we need to share our movements, everything, right? So first house is not an investment in my perspective, it is a mandatory thing, it is an essential thing. ना करना, दूसरा तीसरा आता है, then you think in an investment perspective, पहली घर में investment perspective में नहीं देख रहा, so ये मेरा नहीं है। पहला घर कब लेना चाहिए, और कौन सी चीजें हमारी उन पे टिक मार्क लग जाए कि ये डन। घर लेना है, घर कब लेना से ज्यादा आजकल
लोन कम पीरियड रखना है और हमारा लेवल का अगर हम लें, दिखावा नहीं। अब देखो गेटेड कम्युनिटीज में आ रहा है, कितना लोग उसको पूरा फैसिलिटी यूज करते हैं। मेंटेनेंस देखो साहब, अभी गेटेड कम्युनिटीज आ रहे, 1 करोड़ का कर लिए, मैंने सेफ्टी का मेंटेनेंस मैं 3 रुपये आए, 1500 रुपये सेफ्टी, तो 4,500 rupees you are paying rent for your owners। मेंटेनेंस के लिए वही है ना, मतलब वही होता है ना EMI का सब। सो ये सारी देखना है, सो हमारा अफोर्डेबिलिटी कितना है उतना ही लेना है। ओके, अब पैसा आ गया, थोड़ा अच्छा दिखाया आगे, अब एनहांसमेंट करो, वो भेजो दूसरे जगह जाओ, बट ये मतलब बर्डन अमाउंट में नहीं लेना, ज्यादा ही हमें रख के ज्यादा साल रख के, वो थोड़ा बड़ा लोन ज्यादा लंबा ना हो, ज्यादा बड़ा लोन लंबा रहता है ना, नींद भी नहीं आता जिस घर में आप लिया उस घर में। अच्छा, मैं एक चीज प्रेफर करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं कभी भी ये जो बहुत बड़ी बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ पे जाके 2 BHK 3 BHK लेना, और बहुत बहुत महंगा भी होता है, मैं वो प्रेफर नहीं करता। मेरा ये है थोड़ा लोकल हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाए, लेकिन जमीन लो देन घर बनाओ। क्या ये सही है? ये इसके लिए अपना अपना व्यू पॉइंट रहता है खराब। नहीं, वो तो डिपेंड होता है, वो तो देखो अपार्टमेंट में क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट में हर तरीके में फीचर्स भी रहते हैं, थोड़ा डिमेरिट्स भी रहते हैं, उतना ज्यादा नहीं उसमें। वही अपार्टमेंट है, मेंटेनेंस का हेडेक आपका नहीं रहता, इंडिविजुअल हाउस है तो मेंटेनेंस का हेडेक रहता है, क्योंकि जो भी हो आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सुबह निकलता है 8 बजे, रात को 8 बजे आता है, कुछ इश्यू आएगा और वो टेंशन नहीं रहता आपको। अब इसमें भी वही टेंशन होता है, अपार्टमेंट भी तो अलग रहता है, एप्रिसिएशन पॉइंट में अलग रहता है वो। तो ये वी कैन नॉट से दिस इज राइट और रॉन्ग, तो डिपेंड होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। वैसे ना अपार्टमेंट का रेट भी बढ़ गया, और पिछले 15 साल देखा तो वो भी रेट बढ़ा ना, वो भी रेट इंडिविजुअल हाउस भी बढ़ा है, अपार्टमेंट भी बढ़ा है, सिटीज में रेंट भी बढ़ रहा है, अलग अलग रहता है सब। उस वी कैन नॉट एक लाइन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ये गलत है, सही है। मैं जमीन लेके बढ़ाना चाहता हूँ अपने हिसाब से, मेरा ये प्रेफरेंस रहता है कि आप जमीन लो देन कर दो। देखो सर, अभी 2-3 भाई बहन ने जमीन लिया, एक के ऊपर एक औरत मम्मी एक जगह रह सकता बोल के एक टाइप का थिंकिंग रहती है। अब नए लोग इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, उनका थिंकिंग अलग रहता है, उनका अलग रहता है, हमारा इसमें कोई नहीं घुसना, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इंटरफेयर नहीं चाहिए, वो अलग रहता है। जॉइंट फैमिलीज का थिंकिंग रहता है, वो लोग सोचता हम एक ही जगह रखेंगे, एक जमीन लेंगे, 3-4 फ्लोर बनाएंगे, कभी भी नहीं रह सकते। सर EMI लोन ओवर स्पेंडिंग और बहुत ज्यादा सैलरी के बाद भी ना लोग पैसा बचा नहीं पाते। ऐसा बचाना, सेविंग करना एक हैबिट है, आपने बोला, वो हैबिट डेवलप कैसे हो? इतना सारा EMI और सब कुछ चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ मैंने लिया हुआ है, कुछ EMI भी, देन ऑल्सो मैं पैसा बचाना चाहता हूँ, वो बच नहीं रहा, उसके लिए कैसे करें? देखो, आदमी का अवेयरनेस बढ़े, अवेयरनेस अभी जो लोगों का कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं चलता। ओके, अगर उसको बताना पड़ता है, अगर पैसे की जरूरत किधर आता है, अगर इसे डेबिट में दे तो आपको किधर ट्रैप होने के चांसेस है। सो कई सारे एग्जाम्पल्स है, उनसे सीखना है, कोई एक्सपीरियंस है, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी हम सीखना है। तो लोगों को अवेयरनेस जब आता है, थोड़ा बहुत सुधरना शुरू होता है। अवेयरनेस में है तो जब उनको पता चलता मैं गलत किया, तब तक पूरा दिल्ली जाती और कुछ नहीं बचता। देखो, आदमी का ये हैबिट नहीं आया, वो बचपन में थोड़ा बहुत सीखना है, बचपन से थोड़ा बहुत पॉकेट मनी देता है, बच्चों का सेविंग कैसे होता है, हाँ किटी बैंक जैसा, वो दिखता छोटा है बट इनहेरेंटली आपका एक आदत पड़ जाता है। अब देखो, आदमी 10,000 में देता, अब बोल रहे 10,000 में क्या बचता? अगर आदमी 10,000 में 1,000 रुपए नहीं बचता, 1 लाख में 10,000 भी सेव नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर हैबिट उस समय से नहीं आता तो अच्छे कम करो, अच्छे कम करना पड़ता। अब हम लोग है ना, हम कंपेयर करके जैसे
लाइफस्टाइल कॉपी करने का आदत में आ गया। लाइफस्टाइल कॉपी नहीं करना, लाइफस्टाइल कॉपी करना नहीं सोचते अपने हिसाब से मतलब। तब आदमी स्लोली, एक बार लिखना भी अच्छी चीज है। अब मेरे को कितना आ रहा है, मैंने कितना स्पेंड किया, एक बार पेपर में लिखा तो थोड़ा बहुत हमको भी लगता है अरे मैं इतना ज्यादा खर्चा किया। बेसिकली आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करना है, ट्रैक करके थोड़ा बहुत सेविंग ज्यादा ट्रैक किया तो पता चलता है किधर ज्यादा खर्चे कर रहे जब से डिजिटल इंडिया हुआ है, जब से डिजिटल इंडिया यूपीआई आया है, तब से मेरे को इजी हैं। तब से और बढ़ गया खर्चा करना। खर्चा, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत इजी हो गया, पता है पहले गिन के देता था, हाँ। और लगता था क्या खर्चा किया है। 10,000 गिनने के लिए हाँ। 2-3 मिनट लगता है, यार मैं तो कुछ खर्चा कर रहा है। ये इजी हो गया आजकल, पेन पता नहीं चला। फट से स्कैन किया, अगर कम पड़ा इस लोन ले लो फिनटेक कंपनी से, और बहुत कुछ है, क्रेडिट कार्ड से ले लो, पता नहीं चले लो। बहुत इजी हो गया है। इजी हो गया, आना जाना इजी हो गया, उनको हमारी साइकोलॉजी पता चल गई पता है। चल गया। अगर जैसे मैं अभी मेरा 2-3 लाख रुपए मैं सपोज करो कमा रहा हूँ, तो मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दुनिया में, और किसमें करूँ? 2-3 लाख पर मंथ। अगर मेरा पर मंथ इनकम 2-3 लाख रुपए, पर मेरे को मेरा खर्चों में बहुत है, मेरे बहुत खर्चा See, कोई भी हो एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्टमेंट में जाना अच्छा है। जितना भी अमाउंट, हाँ अमाउंट एटलीस्ट 20% फ्यूचर के लिए अच्छा। 20% चलो 20-30 साल के बाद वो फ्यूचर के लिए, जैसे कि SIP कर लो, जो भी हो, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड करो या चालाक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, किसमें आपको 15-20% तक मिलता है सिक्योर्ड वे में, थोड़ा बहुत थोड़ा रिस्क लिया था, 20% करना पड़ेगा। मेरे को और नॉलेज लेनी है, मनी पैसे साइकोलॉजी लेनी है, चीज समझनी है, तो मेरे को ऐसे कौन से चैनल्स या कौन से ऐसे कोई बुक्स आप रिकमेंड करना चाहिए ताकि मैं और डीपली समझ पाऊँ? नहीं आजकल समझना इजी है, मैं वही बता रहा, इंफॉर्मेशन हर जगह मिल रहा है आजकल। अपना आपको कंट्रोल करना पड़ी बात, पहले वो कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन जो भी कर रहे हैं डिसिप्लिन से करना है। क्योंकि देखो आजकल एक बार आपका आइडिया आ गया, ओके, आपको किताब पढ़ो जो भी, जिसी तरीके से आपका एक अंदाज आइडिया आ गया, उसको आप लंबे समय तक कर सकता नहीं कर सकते, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगा म्यूचुअल फंड प्रूवन नहीं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे, ओके, अगर प्रूवन है, अब कितना समय देखो आदमी सुनता है, ओके, फटाफट आके ऐसे भी शुरू करता है, 1-2 साल के बाद वो बंदी करती है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत टाइम वेट करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट में लंबा समय वेट करना ही पड़ता है, तभी आपको उसका अच्छा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि लगा सर्वाइव करने का कुछ और वैसे नहीं वो टाइम बिगड़ना नहीं चाहिए, जैसा आप कर रहे हो करते रहो। अभी आप घर लिया, तो घर का क्या होता है, 2 चीज होता है, एक तो एप्रिसिएशन होती है कैपिटल, दूसरा होता है रेंट भी मिलता है। एक स्टेबल आदमी रहना चाहिए कि मैं कर लिया, और इसमें एप्रिसिएशन कैसे चल रहा है, कई बार एप्रिसिएशन थोड़ा कम होता है बट रेंट तो मिलता रहता, कई बार एप्रिसिएशन ज्यादा होता है रेंट कम मिलता है, तो पूरी हम लंबा समय तक कैलकुलेट किया तो बैलेंस होता है। आप शॉर्ट टर्म 2-3 साल में देखा तो बैलेंस नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट, सोना खरीद रहे लोग सालों से, कुछ साल रिटर्न ही नहीं किया, कमी करा लिया, आ गया, अभी बढ़ गया, अभी जो भी हो फैक्टर्स, जो भी हो ग्लोबल इश्यूज हो, जो भी हो, तो रिटर्न तो दिया, लंबे समय वेट करना भी, तो समय तो देना है। आपको थोड़ा धैर्य रखो, टाइम दो, है ना, और अपना अपना ऐसा नहीं कि सारा मनी लगा दिया, अपने सेविंग्स एक साथ नहीं लगा दी, नहीं, पहले सीख लो, मैं समझ लो, सेल्फ डिसिप्लिन वो इम्पोर्टेंट। अब एडवाइस किससे लेनी है? जैसे आप हैं, आप मेरे को बता सकते हैं कि ये मत करो, ये करो, अब मैं ऐसे आप जैसे लोगों से आप तक मैं कैसे पहुंचूं? मेरे को नई नॉलेज है, मेरे को सीखना है बस। अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर्स आजकल बहुत हो रहे हैं, हाउ टू फाइंड? बहुत सारे हैं, माध्यम से भी बहुत सारे नजरिए आ रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है। बहुत टफ है, बट ढूंढना मैं बताऊँ कैसे, अगर आप सर्च करोगे वहाँ पे कुछ और बैठे लोग। नहीं, आप सर्च करते समय आप रिटर्न देखते हो, अच्छा हाँ, ये पॉइंट ही तो था कि आप रिटर्न कितना देख रहे हो, रिटर्न ज्यादा देख के चले जाते, वैसे नहीं करना।
हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप थोड़ा बताइए आपके क्या और फ्यूचर प्लानिंग्स हैं इस बुक के बाद, या अभी और क्या करने वाले हैं, आपकी क्या कुछ चीजें? देखो, ये तो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बुक लिख रहे हैं, ओके, रूपी टू रिच। उसके बाद सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में, क्योंकि एक तो कमाना है, जो कमाए उसको बचना भी है, ओके। अब 20 साल कमाया, उसके बाद पूरे चला गया, तो नुकसान की बात होता है, तो दुखी की बात होता है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में लिखने का सोचते हैं। फाइनेंशियल रूपी टू रिच, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड देन पैसा बचाना है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैसे होता है, होने के चांसेस क्या होते हैं, अगर हो गया तो हम क्या करें, हमको जो रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो, कुछ चीज ऐसे रिकवर कभी नहीं होता, बट उसको ऊपर समय, सालों साल उसको ऊपर समय डाला है, कुछ फायदा नहीं ना। उससे बेटर कमाने के ऊपर हमें डाला तो एटलीस्ट रिकवर कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में सोच रहे हैं। सो आप जाइए, हमारी बुक का अभी जस्ट अवेलेबल होने वाली है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडल, कोगो, गूगल बुक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये आने वाली है, एज ए ई बुक भी, एज ए पेपर बैग भी। तो आप जाइए, उसको पढ़िए, अपनी फीडबैक दीजिए, और सर के पास जो एक्सपीरियंस है पिछले 22 सालों का, उसके वो पूरी नॉलेज एक ही जगह पे आपको मिलने वाली है। आप सीधा कनेक्ट भी हो सकते हैं, अगर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे तो मैं नंबर वहाँ पे पिन कर देंगे हम लोग, और नहीं तो बुक पढ़िए और ये पॉडकास्ट सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो प्लीज सीधा कांटेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी वेट करेंगे सर की नेक्स्ट बुक के लिए। थैंक यू।